Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is recombination of spectrum of white light. So मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है? The band of seven colors जो हम ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो till now we have discussed the dispersion of light. We have discussed the basic concept about what is prism, है ना? तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा डिस्पर्शन के बाद. जैसे डिस्पर्शन में आपको पता है कि यू हैव वन प्रिज्म एंड एक व्हाइट लाइट स्प्लिट करते हैं. ओके, तो ये व्हाइट लाइट जो है इट स्प्लिट्स इनटू द बैंड ऑफ सेवन और ये फिर बाहर आता है अंदर रिफ्लेक्ट होकर एंड यू विल गेट अ बैंड ऑन द स्क्रीन. और आपको स्क्रीन पे एक बैंड मिलती है सेवन कलर्स की. और इसी बैंड ऑफ सेवन कलर्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, है ना? तो ये हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, अर्लियर वीडियो में. आज हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. देखो ये चैलेंजिंग सिचुएशन थी न्यूटन सर के लिए, क्योंकि उन्होंने ही ऑब्जर्व किया था कि जब उन्होंने प्रिज्म के आगे व्हाइट लाइट हिट करवाई तो इट स्प्लिट्स इनटू ए कांस्टेंट सेवन कलर्स, ठीक है? बट प्रॉब्लम यहां पे आई कि अब देखो जो के अगेंस्ट थे, है ना, न्यूटन सर के जो अगेंस्ट थे वो ये कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी लाइट की नहीं है. एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी लाइट की है कि वो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है? बट जो के अगेंस्ट थे वो कह रहे थे कि ये प्रॉपर्टी प्रिज्म की है, कि प्रिज्म ही इस व्हाइट लाइट को सेवन कलर्स में स्प्लिट कर रहा है. इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट लाइट टू स्प्लिट इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट सेवन कलर्स, बट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म. ओके, तो उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए कि नहीं, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो सेवन कलर्स में स्प्लिट हो रहा है व्हेनेवर वी आर पासिंग इट थ्रू ग्लास प्रिज्म. Since the velocity of each and every color, आपको रीजन मैंने बता ही दिया, since the velocity of each and every color in this medium, in the glass medium is different, so it split into its seven colors और इनका इंटरनल वेरिएशन भी डिफरेंट होगा. तो इन्होंने बोला कि दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म जो इसको स्प्लिट कर रहा है इनटू द बैंड ऑफ सेवन कलर्स. नो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट लाइट. और इनको इस चैलेंज को भी उन्होंने एक्सेप्ट किया. और एक चीज उन्होंने ये भी देखी कि अब उनके माइंड में तो ये बात आ गई ना कि क्या हो सकता है ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि उनके जो अगेंस्ट थे वो यही कह रहे कि दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट लाइट, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म. तो उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए कि क्या ये व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी है, क्या ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ये देखा कि क्या ये सेवन कलर्स इस प्रिज्म में से आ रहे हैं कि सेवन कलर्स व्हाइट लाइट में से आ रहे हैं. मींस ये जो ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म वी आर गेटिंग सेवन कलर्स, वी आर गेटिंग सेवन कलर्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. तो क्या ये डिफरेंट वेवलेंथ वाली जो हमें डिफरेंट कलर्स मिल रहे हैं, तो क्या प्रिज्म से बने हैं, क्या प्रिज्म निकाल रहे हैं, क्या ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी, क्या है लाइट की प्रॉपर्टी? तो अगर ये लाइट की प्रॉपर्टी है तो जब हम इन सेवन कलर्स को मिक्स करें, न्यूटन ने ऐसा सोचा कि अगर हम दोबारा सेवन कलर्स को मिक्स करें तो हमें फिर से व्हाइट कलर मिलना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर ये लाइट की प्रॉपर्टी होगी तो अगर हम सेवन कलर्स को फिर से मिक्स करेंगे तो हमें फिर से व्हाइट कलर मिलना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रिज्म और लिया, ठीक है? तो जो कंसेप्ट उन्होंने यूज किया वो देखते हैं. तो एक तो प्रिज्म कुछ इस तरीके का है, यहां से व्हाइट लाइट इंसिडेंट कर रहा और इस प्रिज्म में एंटर करते ही इट विल स्प्लिट इनटू बैंड ऑफ सेवन कलर्स. ओके, सबसे ऊपर आपका होगा रेड, सबसे नीचे होगा आपका वायलेट. एंड अगेन सिंस अब इसने अगेन एयर मीडियम में जाना तो ये बाहर निकलेगा तो इट विल अगेन रिफ्रैक्ट टुवर्ड्स द बेस. आई टोल्ड यू कि बेस की तरफ क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है. तो सबसे ऊपर आपका कौन सा कलर होगा? सबसे ऊपर आपका कलर होगा रेड, which radiate the least, and सबसे नीचे होगा आपका व्हाइट कलर.
अब यहाँ पे इन्होंने अब एक और प्रिज्म है, बट नाउ इट इज अपसाइड डाउन, मतलब इन्वर्टेड प्रिज्म या उल्टा प्रिज्म। तो देखो बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि होने क्या वाला है, जब ये 7 कलर्स इस इन्वर्टेड ग्लास प्रिज्म पे हिट करेंगे, अगर ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी होगी तो ये फिर से स्प्लिट होंगे 7 कलर्स में, क्योंकि प्रिज्म की प्रॉपर्टी, प्रिज्म को सीधा रख लो उल्टा रख लो, प्रिज्म की प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होगी। जो साइंटिस्ट न्यूटन सर के अगेंस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं एक प्रिज्म को इन्वर्टेड कर देता हूँ और वहां से मैं इन 7 कलर्स को पास करवाता हूँ, तो देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आता है। तो जब उन्होंने एक प्रिज्म को इसके सामने उल्टा करके रखा तो ही सेड सो ही ऑब्जर्व दैट कि ये यहाँ से हमें व्हाइट लाइट मिली, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, 7 कलर्स जो इस प्रिज्म पे स्ट्राइक कर रहे थे वो रिकम्बाइन करने के बाद अगर 7 कलर्स रिकम्बाइन करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा, व्हाइट लाइट। तो सी यहां से हमने व्हाइट लाइट हिट करवाई, इंसिडेंट व्हाइट लाइट यहां से पास करवाई, और यहां से हमें सेकंड प्रिज्म से भी हमें व्हाइट लाइट ही मिल रहा है। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम था ना व्हाइट लाइट का, ये 7 कलर्स का बैंड था, ये रिकम्बाइन करने के बाद फिर से क्या मिला, व्हाइट कलर। इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी व्हाइट लाइट की है, ये प्रॉपर्टी लाइट की है, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म। अगर प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती है तो यहां से भी हमें 7 कलर्स ही मिल रहे थे, क्योंकि अगर ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है तो प्रिज्म चाहे उल्टा रख लो सीधा रख लो, प्रिज्म की अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो फिर से क्या करेगा, इन लाइट्स को, इन डिफरेंट कलर्स को फिर से स्प्लिट करेगा। तो यहां से भी हमें 7 कलर्स ही मिलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। और यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो व्हाइट लाइट है, दिस व्हाइट लाइट हैज द प्रॉपर्टी to split into its constituent colors, and this white light and these colors have the property to recombine again to form a white light again. So this is the property of white light, this is the property of light, this is not the property of prism. तो उन्होंने एक प्रिज्म सीधा रखा, अच्छा एक प्रिज्म सीधा एक प्रिज्म उल्टा रखे, हमें व्हाइट लाइट कैसे मिला, देखो कैसे। अब सी ये सरफेस, ये हमने प्रिज्म सीधा रखा, इसका ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दिस इज द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ओके। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से जब रेज व्हाइट लाइट एंटर करेगी तो इट विल स्प्लिट इन द बैंड ऑफ 7 कलर्स, यहां पे 7 कलर्स मिलेंगे, स्प्लिटिंग होगी। इसके बाद ये सेकंड इंटरफेस से जब बाहर निकलेगा तो ये फर्दर डेविएट होगा और हमें सेकंड प्रिज्म पे इसको अलाउ करना है, तो हिट। तो क्या होगा, अब सेकंड प्रिज्म में देखो क्या हो रहा है, अब सेकंड प्रिज्म को हमने अपसाइड डाउन रखा, उल्टा रखा, और इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी इससे ऑपोजिट है ना, इसका रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी ऑपोजिट है। तो मतलब इस ये प्रिज्म में जो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा था, अब इस प्रिज्म को उल्टा करने से वो प्रॉपर्टी भी व्हाइट लाइट की वो जो प्रॉपर्टी है वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। सिंस आपने जो प्रिज्म है उसको ऑपोजिट कर दिया, तो जो व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी है वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। पहले ये हो रहा था कि व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी थी कि प्रिज्म सीधा रखने से वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा था, बट अगर आपने प्रिज्म उल्टा रख दिया और आपके रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑपोजिट हो गए तो व्हाइट लाइट की जो प्रॉपर्टी है, जो लाइट की प्रॉपर्टी है वो ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि आपने प्रिज्म को ऑपोजिट कर दिया। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑपोजिट हो जाएंगे और इससे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट होने का मतलब है कि पहले व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा था, अब 7 कलर्स जो है वो फिर से रिकम्बाइन करके वापस हमें क्या लेंगे, व्हाइट लाइट। तो इस प्रिज्म को उल्टा रखने का मकसद यही था कि जो प्रॉपर्टी व्हाइट लाइट की यहाँ पे शो हुई है कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा है, वो प्रॉपर्टी अगर तो व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी होगी तो वो रिवर्स भी होगी, तो वो प्रॉपर्टी व्हाइट लाइट की रिवर्स हुई, रिवर्स होने की वजह से हमें फिर से क्या मिला, व्हाइट लाइट।
So this is recombination of spectrum of white light. So न्यूटन सर ने व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करवाया बाय द फर्स्ट प्रिज्म, ठीक है, एंड सेकंड प्रिज्म की हेल्प से बाय अपसाइड डाउन इन्वर्टेड प्रिज्म की हेल्प से इन्होंने अगेन ही गॉट व्हाइट लाइट अगेन. सो दिस इज रिकॉम्बिनेशन. तो यहां से ये राइट कलर ऊपर था, नीचे वायलेट कलर था, अंदर जाके भी रेड कलर ऊपर ही रहने वाला, वायलेट नीचे रहने वाला, बट ये क्या करेंगे, दे विल रिकंबाइन. ये सब रिकंबाइन कर देंगे. टॉपिक का नेम रिकॉम्बिनेशन. तो 12 से कंबाइन करेंगे all the 7 colors because the property now has changed. ये ऑपोजिट हो चुकी है प्रॉपर्टी बिकॉज आपने अब प्रिज्म को उल्टा रख दिया है. तो जो लाइट की अब प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये लाइट की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, ठीक है. लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर रहा है, वो स्प्लिट हो रहा है इनटू 7 कलर्स. जब आप प्रिज्म को उल्टा करोगे तो वो प्रॉपर्टी भी उल्टी हो जाएगी और वो जो 7 कलर्स हैं वो फिर से रिकंबाइन करेंगे एंड इट विल गिव यू यहां से व्हाइट लाइट क्लिक करवाया, रे ऑफ व्हाइट लाइट, रे ऑफ. So this is recombination of spectrum of light. This is very important. Next topic. और यहाँ से हमें ये एक कंक्लूजन ये भी मिला, एक तो ये तो यहाँ से हमें इस रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट से हमें ये भी पता लगा कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म. एंड द सेकंड थिंग इज कि ये जो 7 कलर्स आपको फर्स्ट प्रिज्म के बाद मिले, फर्स्ट प्रिज्म में जो आपको ऑन द अदर साइड ऑफ द सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो आपको 7 कलर्स मिले, ये 7 कलर्स प्रिज्म से नहीं आए, ये 7 कलर्स व्हाइट लाइट में से नहीं आए. क्योंकि ये 7 कलर्स को मिक्स करने से फिर से व्हाइट लाइट बन रहा था बिकॉज उन्होंने सेकंड प्रिज्म में इन्वर्टेड रखा, उससे फिर से उन्हें व्हाइट लाइट. दैट मींस दैट इट कंफर्म्स दैट कि ये 7 कलर्स व्हाइट लाइट का ही पार्ट है. मींस व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. तो इसको और इसकी कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने न्यूटन डिस्क भी बनाया था. आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए है ना. तो जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा कि न्यूटन डिस्क बनाते हैं, उसमें डिफरेंट कलर्स एंड यू यूज टू रोटेट दैट. तो रोटेशन से क्या होगा, वो 7 कलर्स मिक्स होंगे एंड यू विल गेट द व्हाइट लाइट. तो ये कंफर्मेशन की उन्होंने न्यूटन डिस्क बनाया, रिकॉम्बिनेशन की, और यहां से हमें पता लगा कि दिस व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर. यू कैन से सनलाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स. The sunlight is white light. Okay. So to the next topic, that is the very important natural phenomena based on this concept. That is you can application आप बोल सकते हो dispersion की, that is rainbow. Very important rainbow. तो rainbow एक 3 step process है, ठीक है. इसमें 3 steps होते हैं. तो फर्स्ट इज फर्स्ट होता है आपका, यहाँ पे होता है रिफ्रैक्शन और यू कैन से डिस्पर्शन. दिस इज द फर्स्ट. देन सेकंड होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इन शॉर्ट दिस इज कॉल्ड एज TIR, total internal reflection, rainbow के केस में. and the third case is again reflection. So it is a 3-step process. Rainbow, first refraction, dispersion, second is total internal reflection. This is new concept, this is not in your syllabus, but रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट आता है. तो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बिकॉज़ अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही समझ लगेगा तो रेनबो के जो रेनबो में जो सेकंड स्टेप होगा, सेकंड प्रोसेस होगा, वो आपको समझ नहीं लगेगा. सो यू आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR इज अ न्यू कंसेप्ट. इसको समझते हैं पहले, इसके बाद हम रेनबो स्टार्ट करेंगे कि हाउ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So before that, let us discuss first total internal reflection.
So total internal reflection, in short is also called as TIR. This is total internal reflection. Okay. So total internal reflection में क्या होता है? Let us consider first interface separating the two medium. Suppose this medium is air and this medium is water. This medium is whole water, this water medium, and this is the air medium, and this is the interface separating both the medium. Okay. So मैं यहाँ पे source of light consider करता हूँ. Let me say source of light में तो एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से जो रेज है वो ट्रांसमिट होगी, मतलब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगी है। तो मैं कुछ केसेस यहाँ पे ज्यूम करता हूँ। तो सपोज करो सोर्स ऑफ लाइट से एक रे इस इंटरफेस पे नॉर्मली दिख सकती है, नॉर्मली। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लेट इट से O। ओके, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस सरफेस पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। अब नॉर्मल क्या, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल क्या होगा मेरा, अगेन परपेंडिकुलर, और उसके साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल है कितना होगा 0 डिग्री, तो एंगल आर भी कितना होगा 0 डिग्री, मतलब जो रे है वो सीधी निकल जाएगी विदाउट बेंडिंग। ठीक है, तो जो मेरी रे ऑफ लाइट है, बिकॉज़ इट इज इंसिडेंटिंग, बिकॉज़ इट इज ये जो रे ऑफ लाइट है ये हिट कर रही है, इंसिडेंट कर रही है सरफेस पे नॉर्मली। और आपको पता है जब नॉर्मली कोई सरफेस पे रे ऑफ लाइट हिट करती है तो वो डेविएटेड या रिफ्रैक्टेड वो सीधी चली जाती है, तो ये इट गोज स्ट्रेट। ओके, बिकॉज़ ये इस सरफेस पे नॉर्मली हिट कर रही है। सेकंड केस, लेट अस कंसीडर एक और सोर्स ऑफ लाइट है जो कुछ एंगल बना रही है इस सरफेस के साथ। तो दिस इज अगेन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लेट अस से दिस इज O डैश, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड यहां पे एक मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, एंड दिस इज एंगल I making some angle with the normal, this is angle I। तो क्या होगा, since the ray of light is coming from water to air, that is from denser to rarer, तो ये जो लाइट है, ये ray of light ये कैसे बेंड करेगी, towards or away, yes, away from the normal। तो this bend लाइट, तो लाइट ऐसे जा रही थी, बेंड हो जाएगी away from the normal, since if a ray of light is coming from denser to rarer, it will bend away from the normal। तो ये bend इस normal से away bend हो जाएगी, and this is angle R। ओके, तो एंगल I मान लो कितना है, सपोज कर लो एंगल I आपका, एंगल I इज सपोज 30 डिग्री। तो एंगल R कितना होगा, लेट अस सपोज एंगल R इज 45 डिग्री सपोज। ठीक है, इसके बाद एक और केस कंसीडर करते हैं, दिस इज अनदर रे ऑफ लाइट हिटिंग ऑन द सरफेस, ओके, मेकिंग सर्टेन एंगल विद दिस सरफेस। तो उसके लिए मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, एंड दिस इज एंगल I, कितना ज्यूम करूं, लेट अस सपोज दिस इज 60 या 40 का मतलब। तो एंगल I नाउ, मैंने एंगल I इंक्रीज किया, एंगल I 40 डिग्री हुआ, तो ये और ज्यादा बेंड करेगा। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगेन इट विल रिफ्रैक्ट, तो ये रिफ्रैक्ट करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये और ज्यादा बेंड होगा, बिकॉज़ एंगल I इंक्रीज कर रहा हूं तो एंगल R भी इंक्रीज होगा। तो लेट अस से एंगल R इज नाउ 45, दिस इज 70 डिग्री। तो जैसे जैसे मैं अपना एंगल I इंक्रीज करता जाऊंगा, आप देख रहे हो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है और ज्यादा होता जा रहा है, मतलब एंगल R और होता जा रहा है। एक केस ऐसा है
एक भी ऐसा है, सो assume it as a straight line, ठीक है, ये straight नहीं बन रही है, but assume it as a straight line. तो यहाँ से this is another ray of light hitting on this surface. This is O double dash and this is O triple dash. This is the point of incidence. Again यहाँ से normal draw किया. Let it say this is angle I. This is suppose 50 degree. तो क्या होगा, एंगल R इंक्रीज होता जा रहा है. एक केस ऐसा आएगा कि जो एंगल R है वो इस सरफेस पे ही क्या करेगा, प्रोपोगेट करेगा. मतलब जो रे है, दैट रे इज प्रोपोगेटिंग ऑन द इंटरफेस ऑफ बोथ द मीडियम. और उस केस में एंगल R मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज द नॉर्मल एंड मेकिंग 90 डिग्री. तो एंगल R पहले 45 था, फिर 70 हुआ, फिर 90 हो गया. सिंस आप एंगल I बढ़ाते जा रहे हो, एंगल I बढ़ाने से एंगल R भी बढ़ेगा. एंगल R जब 90 डिग्री हो जाएगा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल R 90 डिग्री होगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल. दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल एंगल. तो यहाँ पे ये होगा मेरा क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल दिस केस इज 50 डिग्री. दिस इज क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, 90 डिग्री. तो 90 डिग्री का मतलब है अब जो रे है वो इस इंटरफेस पे, सरफेस पे ही प्रोपोगेट करेंगे. ठीक है, मतलब रेयर में नहीं जा रही, ना ही डेंसर में जा रही है, बट रेयर और डेंसर का जो इंटरफेस है उस पे प्रोपोगेट करेंगे. इसके बाद क्या होगा, आफ्टर क्रिटिकल एंगल. अब मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज करूं तो क्या होगा, सोचो. तो दिस इज माय क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख सकते हो आप. क्रिटिकल एंगल एक नंबर पे आ जाता है. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? सो क्रिटिकल एंगल is the angle of incidence, is the angle of incidence for which angle of refraction becomes equal to 90 degree. This is critical angle, very important. This is one more question. Define critical angle. So critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction becomes equal 90 degree. That angle of incidence is called as critical. Okay. अब after critical angle क्या होगा? अब मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊं, मान लो एंगल आई में 60 डिग्री कर दूं, तो अब रे ऑफ लाइट कहाँ प्रोपोगेट करेगी. इफ आई इंक्रीज फर्दर बाय मैं एंगल और इंक्रीज करूंगा. ठीक है, तो अगेन यहाँ से मुझे क्या, आई एम गोइंग टू रेज दिस. क्रिटिकल एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच angle of refraction becomes equal 90 degree. So यहाँ से मुझे this is again the point of incidence. I have to draw normal. This is angle I. Now suppose this is 60 degree more than critical angle now. तो क्या होगा, अब जो रे this is the interface. तो अब क्या होगा, अब ये जो रे है, ये जो रे ऑफ लाइट की जो इस सरफेस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इस इंटरफेस के साथ, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो अब ये जो रे है ये प्रोपोगेट नहीं करेगी डेंसर मीडियम. इसके बाद आफ्टर 90 डिग्री अब ये रे है ये सेम ही मीडियम में जाके प्रोपोगेट करेगी. तो मतलब अब इसके बाद आफ्टर क्रिटिकल एंगल अगर मैं एंगल आई बढ़ाता हूं तो मेरा जो मतलब अपना जो रे ऑफ लाइट है वो प्रोपोगेट नहीं करेगी डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, क्योंकि क्रिटिकल एंगल में ही मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है. इसके बाद तो रे भी नीचे ही आए वापस. तो ऐसा भी होता है कि अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएं तो एक एंगल के बाद ऐसा भी होता है कि जो लाइट है वो सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. इस केस में भी ऐसा ही हो रहा है. अगर मेरा एंगल आई बढ़ता जाएगा तो मेरा एंगल आर भी बढ़ता जाएगा.
एक केस ऐसा आएगा दैट इज क्रिटिकल एंगल, आफ्टर दैट कि अगर आप अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करते हो तो फिर उसके बाद जो है रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, वो टोटली क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मीन सारी की सारी अब क्या करेगी, टोटली इसके बाद क्रिटिकल एंगल के बाद टोटली जितनी भी रेज होगी इसके बाद सारी क्या करेंगे, इंटरनली रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी रे आफ्टर क्रिटिकल एंगल बाहर नहीं आएगी, कोई भी जो रे ऑफ लाइट है वो इस इंटरफेस के स्ट्राइक करने के बाद बाहर नहीं जाएगा, अंदर ही टोटली इंटर रिफ्लेक्ट करेगा। दैट इज फिनोमेनन कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो जो मैं एंगल आई 60 करूंगा मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो मेरा ये जो रे ऑफ लाइट है प्रोपोगेट करेगा इनटू द सेम मीडियम, डेंसर मीडियम में ही प्रोपोगेट करेगा और वो इस इंटरफेस से रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाएगा, और ये एंगल आर कितना होगा, 60 डिग्री। Now this R is not angle of refraction, this is now angle of reflection, because you know angle I is angle R, angle I is equals to angle R, and this is the law of reflection, one of the law of reflection. So अब since the ray of light is reflecting into the same medium, तो जितना angle I होगा उतना ही angle R होगा। If angle I is 60 degree, then angle R, that is angle of reflection, will be always equals to 60 degree, वो भी हमेशा 60 डिग्री ही होगा, because angle I is always equals to angle R in the case of reflection। तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो दिस इज द फिनोमेना ऑफ टोटल रिफ्लेक्शन, कि अगर आप अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करोगे तो फिर उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो है जीरो। बट कंडीशन इज, you know, दो कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। वन इज, you know, your angle of incidence should be greater than critical angle। critical angle वो एंगल है जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है, 90 डिग्री, मतलब वो उस इंटरफेस पे ही प्रोपोगेट करे। इसके बाद अब देखो ना, सोचने की कोशिश करो, दिस इज एंगल आर 45 डिग्री और ज्यादा 70 डिग्री और ज्यादा 90 डिग्री। अब इसके बाद तो रे ने अंदर ही जानी है, और जब रे स्ट्राइक करके अंदर ही आ जाएगी वापस, तो उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो यहाँ पे भी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट अब बाहर की तरफ नहीं जाएगा, सिंस योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नाउ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। So that angle is called as critical angle. Beyond that, if you go, you will achieve total internal reflection. So first condition total internal reflection की condition ये है कि your angle of incidence should be greater than critical angle. And the second, you know, the condition for total internal reflection is your ray should go from denser medium to rarer medium, not from rarer medium to denser medium। ऐसा क्यों है? Why rarer to denser, not denser to rarer? देखो, अगर मैं rarer to denser की बात करूं, air to water, तो air to water अगर आप denser, rarer से denser जाओगे तो total internal reflection होगा। देखो क्या है, suppose this is ray of light incident on the surface, this is the point of incidence, यहाँ से मैं normal ड्रॉ करूँगा, this is the normal and dash। And since you know, if the ray of light is going from rarer to denser, it will bend towards the normal, and this is angle I, and this is angle R। और इस केस में देखिए एंगल I is greater than एंगल R। एंगल I क्या होगा, एंगल R से हमेशा ज्यादा है, ठीक है। मतलब एंगल I यहाँ पे एंगल R से ज्यादा है, पर टोटल इंटरनल यहाँ पे देखो, इस केस में क्या हो रहा है, एंगल आई आपका कितना है, 50 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल की बात कर रहा हूं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो मेन पॉइंट है कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल आई कितने, 50 डिग्री, एंगल आर कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल आर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा, बट यहाँ पे तो एंगल आई एंगल आर से ज्यादा है, क्योंकि जब आप रेयर टू डेंसर जाते हो तो लाइट जो है वो बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट इसमें इफ यू आर गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, द रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड एक एंगल ऐसा रहेगा जिस पे 90 डिग्री चाहिए, यहाँ पे
ठीक है। तो इस केस में तभी हम बोलते हैं कि सिंस यहाँ पे द रे ऑफ लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसीलिए यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन नहीं होता। बट इस केस में द रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट विल मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री for a particular angle of incidence, and that angle of incidence is called as critical. So second, the condition is कि the ray of light should go from denser medium to the rarer medium. It should not go from rarer to denser, because in the case of rarer to denser, देखो angle I आपका मान लो 50 डिग्री है suppose, तो angle R आपका 50 से कम नहीं होगा। Is it okay? तो angle R आपका क्या होगा? अपना सपोज कर लो कि ये होगा आपका 30 डिग्री, तो आप एंगल आई बढ़ाते जा रहे हो, एंगल आपको कम होता जा रहा है। बट आपको चाहिए क्या, आप एंगल आई बढ़ाओ, आप एंगल आई बढ़ाओ। यहाँ जैसे हो रहे हैं एंगल आई बढ़ा रहे हैं तो एंगल कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल आई बढ़ा रहे हैं तो एंगल बढ़ता जा रहा है। देखो 30 किया 45, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। फिर 40 किया अगेन 70 डिग्री, एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आर। इस केस में कैसे होगा, एंगल आर इज 90 डिग्री, एंगल आर इज 50, एंगल आर इज अगेन ग्रेटर। तो ये तभी होगा, एंगल आई से ग्रेटर तभी होगा इफ द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, बिकॉज उसी केस में आपका जो रे ऑफ लाइट है दैट इज गोइंग अवे फ्रॉम, तो नॉर्मल से आगे जाने की वजह से ही एंगल आर जो है दैट इज ग्रेटर देन एंगल आई। दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर टोटल रिफ्लेक्शन। सो आपको कंडीशन पूछ सकते हैं, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स इक्वल 90 डिग्री। सेकंडली, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल टर्न रिफ्लेक्शन? वन इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, नॉट इक्वल टू भी तो सरफेस पे प्रोपोगेट करेगा, बट क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी ज्यादा जाओगे तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगा एंड इट विल प्रोपोगेट इनटू द सेम मीडियम। एंड द सेकंड कंडीशन इज कि वो द रे ऑफ लाइट विल मूव, द रे ऑफ लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, नॉट रेयर टू डेंसर। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट अबाउट टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन। आप इससे ज्यादा इनकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन दैट इज मिराज, डेजर्ट में जो मिराज होता है तो वो इसी पे बेस है टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस। यू विल डिस्कस इन द हायर क्लासेस, प्लस 2 क्लास में पढ़ोगे ऑप्टिक्स में। तो अभी तक के लिए 10 में सिर्फ आपको डेफिनेशन ही है, व्हाट इज टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, है ना, तो ये यूज होता है यहाँ पे। एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन, क्या कंडीशंस होगी टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन की, है ना। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन, सो ओनली बेसिक कंसेप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। हमने देखा कि एक व्हाइट लाइट से हम 7 कलर्स अगर ऑब्टेन कर रहे हैं तो उन 7 कलर्स को रिकम्बाइन करके भी हम व्हाइट लाइट क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगेन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। एंड सेकंड इज टोटल टर्नर रिफ्लेक्शन, जहां हमने देखा कि एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा कि जिसपे जो रे ऑफ लाइट है वो उसी मीडियम में दोबारा से प्रोपोगेट करेगी, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉल्ड एज क्रिटिकल। So this is all about total turn reflection. The next video will discuss, the very natural phenomena based on dispersion, that is the rainbow, the formation of rainbow. That we will discuss in the second part of this.